Hello students, I am Meenakshi Sharma and welcome you all on the digital platform of ASP Coaching Jaipur, right? एक ऐसी कोचिंग जो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हर तरह के कंपटीशन एग्जाम की क्या करवाती है, प्रिपरेशन। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया आपके जेट के लिए वो था प्लांट फिजियोलॉजी को। प्लांट फिजियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप प्लांट में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इस यूनिट के अंदर आपके पास में डिफरेंट 5 चैप्टर्स है, जिसमें से सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को शुरू किया। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास पुराने वीडियोस में प्रेजेंट है, बट मैं इतना सा बताना चाहूँगी कि पुरानी क्लासेस में हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें से हम डिफ्यूज़न को पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा ऑस्मोसिस। चलिए हम ऑस्मोसिस शुरू करें उससे पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम उस टॉपिक को आज शुरू कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है परमिएबिलिटी। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है परमिएबिलिटी। देखिए परमिएबिलिटी क्या होती है। कोई भी चीज जब किसी मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आ जा सकती है, इसे ऐसा होने के लिए कौन अलाउ कर रही है, मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है, भाई अपने अंदर से बाहर आना जाना अलाउड कर रही है। तो उस अंदर से बाहर आने जाने की जो ये प्रोसेस हो रही है इसे आप क्या बोल देते हैं, परमिएबिलिटी बोल देते हैं। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, मूवमेंट ऑफ substances in and out of a membrane known as permeability। अच्छा, अब बात करें हम यहाँ किस सब्सटेंस की बात करें, तो हम यहाँ बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। घुलने वाला कौन कौन हो जाता है, सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और घोलने वाला डिसॉल्व करने वाला हो जाता है सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा। अब कौन सी चीज़, क्या पूरा सॉल्यूशन मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, या फिर सॉल्यूट जा सकता है, या फिर सॉल्वेंट जा सकता है, उसके बेसिस पर आपके पास में डिफरेंट टाइप की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो एक तरीके से बोला जाए तो परमेबिलिटी के बेसिस के ऊपर आपके पास में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। देखिए वो कौन कौन सी है, देखिए तो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं आपको टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स, राइट। किसके बेसिस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। राइट, अब परमिएबिलिटी के बेसिस पे अगर हम मेम्ब्रेन्स को देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास में परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन आती है हमारे पास में, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल। अब देखते हैं भाई इस परमिएबल का मतलब क्या होता है। परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर और बाहर होने के लिए, यानी जो अपने आर पार होने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी, दोनों को ही अलाउ करती है। वो किसी पे किसी तरीके को रोका टाकी नहीं कर रही है कि जिसको अंदर जाना है जा रहा है, जिसको बाहर आना है आ रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं इट अलाउ बोथ solute and solvent particles
पार्टिकल्स और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले सकते हैं आप, पार्टिकल्स अक्रॉस इट, दैट विल बी नोन एज द परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन कौन हो सकती है भाई, इसका एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो इसके एग्जाम्पल में जो हमें नजर आई वो सबसे पहले हमें नजर आई कौन, सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। तो सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है और ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का अंदर बाहर आना जाना क्या करती है, अलाउ करती है, किसी को रोकती नहीं है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का मिलना एक उसका स्पेसिफिक फीचर भी है, राइट। और दूसरा हमारे पास में आता है कौन, फिल्टर पेपर, जो कि आप लैब में बहुत यूज करते हो। भाई अगर कोई चीज घुल ही नहीं रही है तो वो बात अलग है, ठीक है, वो तो फिल्टर पेपर में बच जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आपने उसमें जितना सॉल्यूट घोला है वो उसमें कंप्लीटली घुल चुका है, अब आपको नजर नहीं आ रहा है, दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसके बाद में अगर आप उसे छानेंगे तो वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, छनकर नीचे की तरफ चले जाएंगे। यानी कि इस फिल्टर पेपर ने भी अपने अंदर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को दोनों को जाना क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो इसे भी आप क्या बोलेंगे, परमिएबल बोलेंगे, राइट। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास में यहाँ पर आता है वो हमारे पास में आती है मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं उसको बता दूं कि सेमी का मतलब तो होगा अर्ध और आधा, और परमिएबल का मतलब होगा पारगम्यता, यानी कि अर्ध पारगम्यता, आधी पारगम्यता। सेमी परमिएबल का मतलब आप ऐसे समझिए, सेमी परमिएबल का मतलब है which allow the membrane, which allow the passage of solvent particles but not the solute particles। यानी कि सॉल्यूशन को ये अलग कर देगी वापस से, है ना, सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को अलग करने का काम कर सकती है ये। तो वापस से सुन लीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो आना जाना अलाउड करती है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स का नहीं करती है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इट का मतलब है यहाँ पर मेम्ब्रेन, इट अलाउ passage of solvent particles, it allow passage of solvent but not solute across it। हाँ भाई, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल बताइए हमें मैम, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन्स है जो कि सॉल्वेंट को तो जाने देती है बट सॉल्यूट को नहीं जाने देती है। तो ऐसी आपको नेचुरली भी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स मिलती है और आर्टिफिशियल भी मिलती है, जैसे कि सेलोफेन की मेम्ब्रेन, या आप प्लीज याद रखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो गया आपके पास में एक तो सेलोफेन मेम्ब्रेन, एक आपके पास में कौन सी आ जाएगी, कॉपर फेरो साइनाइड की मेम्ब्रेन आपके पास में आ जाएगी। एक आपके पास में कौन आ जाएगा, पोर्चमेंट पेपर, एक आपके पास में क्या हो जाएगा, गॉट का ब्लैडर, राइट। सो देयर आर सम मेम्ब्रेन्स जिन्हें आप क्या कह रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, विच अलाउड द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस इट बट इट विल नॉट अलाउ द मूवमेंट और द पैसेज टू द सॉलिड पार्टिकल। इनके हमने एग्जाम्पल में देख लिए। प्लीज मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि इनमें से विच वन इज एक्ट एज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड ऑप्शंस आपके पास में 4 होंगे, जिनमें से कोई एक राइट ऑप्शन जो होगा वो इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गई हमारे पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन ऐसी भी है जो सॉल्यूट को भी अलाउ करेगी और सॉल्वेंट को भी। तो मैम ये तो आप हमें बता चुके हो कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को अलाउड करे वो तो परमिएबल होगी, तो फिर वापस से बताने का क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि मेम्ब्रेन ऐसी होगी जो सॉल्वेंट को तो हमेशा अपने अंदर से अलाउड करेगी, लेकिन सॉल्यूट के सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को या कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर से जाना अलाउड करेगी। इसलिए इस मेम्ब्रेन का जो हमने नाम दिया है वो दिया है सेलेक्टिवली परमिएबल। सो इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज दी
सेलेक्टिवली परमिएबल। चलिए भाई, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है देख लेते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल के बारे के अंदर भी, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ solvent and some selected solute पार्टिकल्स। क्या वर्ड आ गया यहाँ पर? सेलेक्टेड, यानी चयन करेगी, इसीलिए इसे आपको चयनात्मक पारगम्यता भी बोला जाता है हिंदी में। यानी कि ये क्या करती है? सेलेक्ट करती है या फिर चयन करती है कि कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देगी। अगर हम देखें तो देखिए किस किस को जाने दे सकती है। अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो पहले मैं कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है वो एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। एक तो ये हो गई आपके पास में। दूसरी हो गई आपके पास में टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है भाई? वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन घेर के रखती है? वैक्यूल। तो जो वैक्यूल, जिसे आप रिक्तिका भी कहते हैं, तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन। इसे ऐसे लिखिए हम, मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ लिख देते हैं हम मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिका में मिलने वाले कोशिकांगों की भी क्या हो? मेम्ब्रेन। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक है, तो इनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो भी कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब देखते हैं कि मैम हमें ये तो बताइए कि किन किन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देगी। तो देखते हैं भाई किन किन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देती है। ये किस किस को जाने देगी? तो देखते हैं वो कौन कौन से सॉल्यूट है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास में से जाने देगी, ये नाइट्रोजन गैस को अपने अंदर से जाने देगी, ऑक्सीजन, सही बात है भाई, गैसेस का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम पर, जाने दे रही है। ठीक है, इसके अलावा ये किसको अपने अंदर से जाने देगी? ये अपने अंदर से ईथर को जाने देगी, ये अपने अंदर से अल्कोहल को जाने देगी। ठीक है, किसे नहीं जाने देगी फिर? ये पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि आप कह सकते हैं बहुशर्कराएं जो होती है ना, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से नहीं जाने देगी। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल, इथेनॉल हो गया, ठीक है, अल्कोहल जिसमें आ गया, इन सबको अपने अंदर से क्या होने देती है? पास होने देती है अलॉन्ग विद दी सॉल्वेंट। अलॉन्ग विद दी सॉल्वेंट, अकेले नहीं, सॉल्वेंट में ये चीजें घुलकर इसके साथ में क्या होंगी? अंदर जा सकती है। तो इसे आप क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। या सेलेक्ट किया उसने क्यों, किसे अंदर जाने देगी और किसे बाहर। ध्यान रखने वाली बात क्या है? दैट ये सॉल्वेंट के साथ में इनका पैसेज को तय करेगी, अकेले नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके अलावा फोर्थ टाइप की मेम्ब्रेन जिसमें कुछ नहीं है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करेगी? किसी को भी अपने से बाहर अंदर बाहर आना जाना अलाउड नहीं करेगी। देखते हैं भाई इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में मेम्ब्रेन आती है दैट इज नोन एज दी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन इस एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसे कोई मतलब नहीं है कि सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, ये तो किसी का भी पैसेज अलाउड नहीं करेगी, ये किसी को भी नहीं आने जाने देगी। तो इसे आप क्या कहेंगे? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इट डू नॉट अलाउ पैसेज, और यू कैन से मूवमेंट। आप पैसेज भी बोल सकते हो, मूवमेंट भी बोल सकते हैं। पैसेज और मूवमेंट बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। भाई इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल आप आराम से देखिए, इसका एग्जाम्पल आपके पास में होगा सुबेराइज्ड, सुबेराइज्ड, या फिर आप क्या कह सकते हैं? लिग्निफाइड।
सेल वॉल, यानी कि जब सेल वॉल पर सुबेरिन और लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए, तो याद कीजिए आपने जाइलम में पढ़ा है, वहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, स्क्लेरेनकाइमर टिश्यू में भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जल का आदान प्रदान या जल का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट रुक जाता है, अंदर का साइटोप्लाज्म धीरे धीरे सूखने लगता है वाटर की डेफिशिएंसी के अंदर, और सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो पाया, ना तो फूड अंदर आ पाया बाहर से, ना ही क्या आ पाया, वाटर अंदर आ पाया, दैट इज ठीक है। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल, कॉर्क वॉल, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो जो कॉर्क बनी होती है, जो कि प्लांट का बाहर वाला हिस्सा है, जिसके अंदर बेसिकली डेड सेल्स होती है, डेड किसके डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन की डिपोजिशन के, सुबेरिन के डिपोजिशन के वजह से, तो आपकी जो कॉर्क वॉल है दैट इज आल्सो कंसीडर इन द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। सो हियर वी आर डन विद द वन important topic, or you can say one important term, that is known as the permeability, and it is very useful for you if you are going to understand the osmosis। तो osmosis आपको बिना permeability के नहीं समझ में आता। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द ऑस्मोसिस नाउ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ बातें पहले आप अच्छे से समझ लें और उसने अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशल डिफ्यूज़न ही होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ओनली, लेकिन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है, जिसे आप क्या कह रहे हो, ऑस्मोसिस। मैम ये स्पेशल क्यों है? तो देखिए, पहली बात तो इसके होने के लिए आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं, तब तक ऑस्मोसिस नहीं, ये जरूरी है। अगर आप कहीं पे डेफिनेशन भी लिखते हैं, आपको लिखनी पड़ जाती है अपने हाथ से, तो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखकर बताऊंगी, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज आप जरूर करेंगे। हम अभी पढ़ चुके हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अलाउ करेगी, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से आना जाना अलाउड नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन ये आती है कि ऑस्मोसिस जो होता है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर लागू होता है। इट इज़ ओनली अप्लाइड फॉर दी, और इट इज़, यू कैन से इट इज़ ओनली ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बाय दी सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन होता है? पानी, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अधिकतर चीज़ें इसके अंदर घुलती है। सॉल्वेंट होता है क्या है भाई? चीज़ों को घोलने वाला। तो अधिकतर चीज़ें पानी में घुलती है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास में क्या हो गया? वाटर। तो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, बहुत आधी अधूरी सी है, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर उसे समझाती हूँ। इसकी दो डेफिनेशन बनती है, दोनों डेफिनेशंस को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, दोनों डेफिनेशंस को। It is the movement of solvent, ब्रैकेट में मैं वाटर जरूर लिखूंगी, from low concentrated solution to high concentrated solution through semi permeable मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या कहते हैं? SPM भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ भाई, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसमें सॉल्यूट कम होंगे और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। अच्छे से एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें सॉल्यूट तो क्या है, कम है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि पानी ज़्यादा है। और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो क्या है, ज़्यादा है, और जो सॉल्वेंट है उसकी जो मात्रा है वो क्या है, कम है। मैं भी और अच्छे समझाऊंगी आपको इसको। एक तो ये हो गई थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो हमें याद कर रखना ही रखना है, ये तो कंडीशन है ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। अब इसकी एक और डेफिनेशन लिख कर देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये कुछ बुक्स में लिखी हुई नहीं है बट फिर भी मैं बताना इसको यहाँ पे पसंद करती हूँ। देखिए क्या होगा, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अगेन सॉल्वेंट में हम किसको लेंगे भाई, वाटर को, सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स ओन हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स ओन हाई concentration to its own low concentration through semi permeable मेम्ब्रेन। मैम क्या फर्क रहा, देखो ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट हमेशा, मैंने दो कंडीशन बताई है, ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि एक में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के केस में होता है, बाकी नहीं। हम सिर्फ सॉल्वेंट को जब कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट का मूवमेंट यानी विलायक का मूवमेंट जब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन सा शब्द यूज होता है, ऑस्मोसिस। अब क्या कह रहा है ये, दो डेफिनेशंस मैंने क्यों बताई, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, पानी सब घुलता है उसके अंदर, यानी कि पानी का लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला है मैंने यहाँ पे, जहां पर लो कॉन्सेंट्रेट का मतलब सॉल्यूट घुलने वाला कम है और घोलने वाले पानी क्या है, ज्यादा है, उसका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना, यानी कि जहां पर सॉल्यूट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम, तो सीधी सी बात है, पानी की मात्रा जहां ज्यादा है वो वहां से जहां पानी कम है वहीं तो जाएगा। अब अगर इसे हम सॉल्यूशन के फॉर्म में ना पढ़े, इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर ना पढ़कर हम कैसे पढ़े, सॉल्वेंट के पढ़े हैं, तो देखिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सही बात है, फ्रॉम इट्स ओन हाई कंसंट्रेशन, खुद की अधिक मात्रा से खुद की कम मात्रा की तरफ जाना, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब खुद की मात्रा अधिक कहां पर होगी, जहां पर सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, समझ में आ रहा है भाई। वापस देखिए, ये दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है, दैट मूवमेंट ऑफ दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर ओन हाई कंसंट्रेशन टू देयर ओन लो कंसंट्रेशन, यानी खुद की अधिक सांद्रता से खुद की कम सांद्रता की तरफ जाना, और खुद की सांद्रता ज्यादा किस में होगी, जो सॉल्यूशन क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। समझ में आ रहा है, लो कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन मैंने क्या बताया, मैंने सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। चलिए इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास में एक सिस्टम है, ये एक बीकर है, ठीक है, मैंने इस बीकर के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिट कर दी है, ये लीजिए, ठीक है, ये मेरा इस तरफ ए सॉल्यूशन है और इस तरफ बी। चलिए ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बना रही हूं मैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, और इस तरफ मेरे पास में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, ये रहे सॉल्यूट जिनकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर कम है, लेकिन बी वाला जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है,
मुझे सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं भाई। हाँ जी, मैंने क्या बोला, ये मेरी क्या है, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली है ये मेरे पास, ठीक है। अब ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला, इसे मैं क्या कहूँगी, लो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो कम सांद्रित। कम सांद्रित का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट की मात्रा यानी कि विलय की मात्रा कम है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकती हूँ ना, मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सॉल्यूट, ठीक है, जिसे मैंने जहाँ तक शायद रेड से शो किया है, राइट, इसकी जो मात्रा है वो यहाँ पर क्या है, कम है। और जो मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ना, ठीक है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो मात्रा है वो मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है, ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है भाई, ये मेरा सॉल्यूशन है हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज माय हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे तो अधिक सांद्रित विलयन है। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, द मीनिंग ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसको घोलने वाला जो सॉल्वेंट है ना वो यहाँ पर क्या है, बहुत कम है। तो चलिए, हमारा ऑस्मोसिस क्या कहता है, that the movement of the water molecules or the movement of the solvent molecules from low concentrated, जिसमें solvent ज़्यादा है, to high concentration, बिल्कुल through the semi permeable membrane, पहली बात समझ में आ गई। या फिर solvent की खुद की concentration यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, so the movement of solvent particles or you can say water molecules from their own, उनकी खुद की high concentration से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज दी ऑस्मोसिस। तो आई होप कि आप लोगों को ऑस्मोसिस समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो ऑस्मोसिस होता है इसे क्या करना होता है, मेज़र करना होता है या इसे नापना होता है, और नापने के लिए जिस यंत्र का आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप कहते हैं ऑस्मोमीटर, राइट। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस can be measured by किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं आप इसे, ऑस्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। आपके पास में आप लैब के अंदर अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो ठीक है, अगर आप बायोलॉजी से और आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपने एक नेचुरल ऑस्मोमीटर अपने लैब में बनाते, इससे आपने पोटैटो ऑस्मोमीटर कहा था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर। इस पोटैटो ऑस्मोमीटर में आप क्या करते थे, देखिए इसमें आपके पास में एक आलू होता था जिसको आप छेद देते थे यूं, ठीक है, और इसके अंदर आप यहां पर सुक्रोज का सॉल्यूशन भर देते थे। फिर इस आलू को आप एक बीकर में रख देते थे। इस बीकर के अंदर आप किसको भर देते थे, वाटर को भर देते थे। इस बीकर में आप किसको भर देते थे, पानी को। और यहां पर आप एक पिन लगा देते थे ऐसे। ये पिन क्यों लगाया, ये मार्क करने के लिए कि आज आपका ये जो यहाँ पर आपने क्या भरा है, शुगर सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, ये कितने लेवल पर है। अब आपने इसने ओवरनाइट छोड़ दिया तो ये जो पोटैटो है ना आपका, ये जो पोटैटो है इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, और जो वाटर है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, और नेक्स्ट डे आपको इसका जो लेवल है वो क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा।
यानी कि कौन सी प्रोसेस हुई है यहाँ पर, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई है। तो पोटैटो ऑस्मोमीटर जो है वो आपके एक तरीका है जिससे आप ऑस्मोसिस की रेट को या ऑस्मोसिस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस के बाद में हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब इसे समझिए। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? इसे नॉर्मल समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एंट्री को रोकने का काम करता है कि भैया बहुत पानी अंदर आ गया, अब हमें और पानी नीचे, या पानी के मूवमेंट को आप क्या कर दो, रोक दो, तो उसे आप क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो। इसे एक थिसल एक्सपेरिमेंट से समझाया जाता है जो हम समझाएंगे अभी आपको, लेकिन पहले आप एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए क्योंकि इस डेफिनेशन को लेकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को आप O.P से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं यहाँ OP लिख रही हूँ, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे आप। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू अ प्रेशर which is applied on a solution in order to prevent an increase in its volume. Okay, when two are separated from SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर के बराबर होता है जो कि किसी सॉल्यूशन पे हम लगाते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स के जाने को, अप्लाइड ऑन ए सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इंक्रीमेंट इन इट्स वॉल्यूम, और ठीक है, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन इट्स वॉल्यूम, टू स्टॉप दी, यहाँ लिख भी देती हूँ, एक मिनट, सॉरी, to stop the movement of solvent molecules, sorry not solute, sorry solvent molecules when two are separated from semi permeable membrane। अच्छा मैम ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसे कैसे समझें, तो इसे हम एक ना डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, कि एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं, जिसे आप बोलते हैं थिसल एक्सपेरिमेंट। थिसल एक्सपेरिमेंट, देखिए थिसल एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए इस थिसल एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या लेते हैं, हम थिसल लेते हैं, थिसल जो कि कीप शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये रही हमारे पास में एक थिसल, ये हमने एक थिसल, ओहो हाँ, ये हमने क्या ले लिया, एक थिसल ले ली, ये लीजिए जी, ये रही हमारे पास में एक थिसल, ठीक है। अब इस थिसल के ऊपर, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, किसका सॉल्यूशन भर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, ये लीजिए, ये शुगर सॉल्यूशन है। ये तो पूरा ही चला गया है, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम हम इसको एक बार अच्छे से सेट कर दें।
फिर वापस से आपको बताते हैं। राइट, ये लीजिए। तो ये क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा है और पानी के यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है, कम है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी। ऐसे ऐसे करके हमने इसके ऊपर क्या किया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी। तो ये जो है, ये क्या है, हमारी थिसिल है, ये इसके ऊपर एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर हमने किसको भर दिया, पानी को भर दिया। प्योर वाटर है भाई ये हमारे पास में, ठीक है, प्योर वाटर। और यहाँ पर हमने हमारी जो थिसल जो है इसे लाकर टांग दिया। ये हमारी थिसल है, जिसके चारों तरफ कौन लगी हुई है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है नहीं, और जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमारा शुगर का सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसके अंदर जो कि क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी की मात्रा कम है। ठीक है, तो ये शुगर सॉल्यूशन है हाई कॉन्सेंट्रेटेड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अब क्या होगा, ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपनी खुद की हाई कॉन्सेंट्रेशन से, अपने खुद की हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद की लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना चालू करेंगे, ऐसे ऐसे, जिससे की वजह से अंदर धीरे धीरे जो आपका शुगर सॉल्यूशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगेगी, कुछ ऐसे। है नहीं, अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो ये ऊपर तक पहुंच जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते और ज़्यादा पानी कहाँ आए, अंदर की तरफ आए, या और ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक फिजिकल प्रोसेस क्या करेंगे, लगाना शुरू करेंगे। क्या लगाना शुरू करेंगे, एक फिजिकल प्रोसेस, एक प्रेशर लगाना चालू कर देंगे हम अपनी तरफ से, राइट, इस दिशा के अंदर। ये हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा भाई, कंप्रेस्ड होगा, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है वो अंदर नहीं जा पाएगा। इस प्रेशर को आप क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने क्या बोला था, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जिसे सॉल्यूशन पर लगाया जाता है टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओके, और टू स्टॉप द इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है नहीं है। तो इस प्रेशर को आप क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, और हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बेटा, जिन्हें आप बहुत आसानी से समझ लें और आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली इसका आंसर करना है। अगर हमसे पूछा जाए प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्योर वाटर का, यानी कि सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो भाई वाटर को जब सब जगह पानी पानी तो क्या ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, जीरो होता है। सॉल्यूट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, सो द ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, किससे देखा जाता है इसको, नंबर ऑफ सॉल्यूट। जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो उतना ही आना क्या करेंगे, उसे रोकेंगे, राइट। समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिसल एक्सपेरिमेंट और द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को
काउंट करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई जाएगी, लेकिन आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंट करने के लिए, देखिए वो कैसा है। तो वॉन हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, वॉन हॉफ, इन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू MRT, जहां पर ये जो M है ये आपको नजर आएगी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये R आपके पास में होगा गैस कांस्टेंट, 0.82 करके होता है कांस्टेंट, और ये होगा आपके पास में आइडियल टेम्परेचर, और ये जो होगा इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना कर सकते हैं या उसे आप मेजर कर सकते हैं। ये वॉन हॉफ ने दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दी ऑस्मोसिस, राइट। अब चलिए देखते हैं, हमने देख लिया ऑस्मोसिस क्या है, हमने देख लिया परमेबिलिटी क्या है, हमने ये भी देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें कुछ और नई चीज़ें देखनी है। देखिए वो क्या नई चीज़ें जो हमें देखनी है। ऑस्मोसिस जो होता है वो खुद भी दो तरह का होता है, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज नोन एज द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, हाँ भाई, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है इसे सुनिए एक बार। ऑस्मोसिस जो होता है वो जो वाटर है या जो सॉल्वेंट है वो कहाँ मूव कर रहा है, वो सेल के अंदर की तरफ जा रहा है या वो सेल के बाहर की तरफ आ रहा है, उसके बेसिस पर हमारे पास में दो तरह के क्या होते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं। ये जो दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, इनमें एक तो होता है आपका एक्सो ऑस्मोसिस और एक आपके पास में यहां पर आता है एंडो ऑस्मोसिस। हाँ भाई, क्या है एक्सो ऑस्मोसिस, यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट विल कम आउट और यहां पर क्या होगा, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो सेल से बाहर निकल कर आएगा और एंडो ऑस्मोसिस में सेल के अंदर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किस सॉल्यूशन के अंदर एंडो ऑस्मोसिस होता है, कौन सा सॉल्यूशन एक्सो ऑस्मोसिस को प्रमोट करता है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि टाइप है दो, जिसमें एक्सो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सेल से निकलकर बाहर आएगा या किसी सिस्टम से निकलकर कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और एंडोस्मोसिस के अंदर किसी सिस्टम में या सेल में क्या करेगा, एंटर करेगा। चलिए इसे जानने से पहले हम एक और नया टॉपिक जानने वाले हैं। जैसे कि परमेबिलिटी ने हमारे ऑस्मोसिस को समझने के लिए हेल्प की थी, वैसे इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें एंडो ऑस्मोसिस है या एक्सो ऑस्मोसिस है उसे समझने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई, ये मैं पढ़ा दूँ इससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ। यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन का जो क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, वो हम सेल के अंदर रखे हुए साइटोप्लाज्म और उसे हम किस बाहरी सॉल्यूशन में रख रहे हैं, कौन सा एक्सटर्नल सॉल्यूशन हम क्या रख रहे हैं, उसके बीच में जो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। वापस मैं बता रही हूँ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन और उस सेल को हम जिस सॉल्यूशन में रखने वाले हैं उसकी कंसंट्रेशन के बीच में देखकर क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे जो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास में आता है, दैट इज नोन एज दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि देखिए इसमें क्या है, ये मेरे पास में एक सिस्टम है, ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या रख दिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सेल रख दी है, एक कोशिका यानी कि सेल,
रख दिए। सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये सेल के अंदर और ये सेल के बाहर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर concentration of the solution and the concentration of the cytoplasm is same। ये है solution, outer solution, तो मैं सिर्फ solution लिखूंगी तो भी शायद काम चल जाना चाहिए। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस घुले हुए होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहेगा, यहाँ पर concentration of solution is equal to concentration of cytoplasm। तो इस कंडीशन के अंदर ना तो कोई चीज अंदर आएगी और ना ही बाहर जाएगी, तो सेल विल रिमेन इन इट्स साइज, जैसी है वैसी ही रहेगी। कोई ना तो एंडोऑस्मोसिस होगा ना ही कोई एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी कि ना तो कुछ अंदर जाएगा, ठीक है, और ना ही कुछ बाहर निकल कर आएगा। सो जो सेल की जो शेप है वो ऐसे के ऐसे रहेगी। तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं, नो चेंज इन साइज ऑफ सेल, ना तो वो फूलेगी ना ही वो क्या होगी, सिकुड़ेगी। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए इसका रिजल्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस सॉल्यूशन में जब आप सेल को रखेंगे ना, तो सेल जो होगी ना, सेल वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि स्वेलअप हो जाएगी। सेल फूल गई यानी कि सेल के अंदर पानी गया है, समझ में आ रहा है। ऑस्मोसिस क्या कहता है, पानी का अपनी खुद की हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी खुद की लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, या फिर पानी का यानी सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए इसको भी हम समझते हैं। ये हमने हमारा सॉल्यूशन ले लिया, दिस इज माय सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने क्या रख दी, सेल रख दी। ये सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये बाहर पानी है। ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी साइटोप्लाज्म से कंपैरिजन करूं, साइटोप्लाज्म से कंपैरिजन करूं, तो साइटोप्लाज्म जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जबकि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेटेड। बेटा लो कॉन्सेंट्रेटेड से आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो आपका सॉल्यूट है वो तो है कम, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, ज़्यादा, यानी कि पानी क्या है, ज़्यादा। ये जो है नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही है सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल की तरह काम करेगी, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी खुद की हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने खुद की लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हो गया। इसमें पानी जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसे आप क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि पानी अंदर गया है। और जब पानी अंदर जाएगा तो उसकी वजह से आपकी सेल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, फूलने लग जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, वो भी कौन सी सेल, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के चारों तरफ बेचारे कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। हाँ, अगर ये प्लांट सेल होती तो सेल वॉल होती जो कि क्या कर देती, ऑस्मोटिक प्रेशर को लगवाकर इसका जाना अंदर तक रुकवा देती या इसको फटने नहीं देती, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन अगर आप किसी प्लांट्स एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो फूलते फूलते एक बार में क्या हो जाएगी, फट जाएगी।
ठीक है, तो एक ये टाइप का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्यूशन पे, दैट इज नोन एज दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पर सेल सिकुड़ जाएगी, सेल श्रिंकिंग होगी, यहाँ पर श्रिंकिंग क्यों होगी इसे भी हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन, ये हमारा बीकर रहा, ये हमारी सेल रही, सेल के जो होगी उसके अंदर वाटर बहुत 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 ज़्यादा होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर की जो मात्रा है या सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, ठीक है। सो दैट इज दी not hypo, I'm really sorry, this is the hypertonic solution है, जिसका मतलब क्या है, ये हाईली कॉन्संट्रेटेड है, जिसका मतलब है इसमें जो सोल्यूट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है और जो सॉल्वेंट है वो बहुत बहुत इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या है, लो कॉन्संट्रेटेड है, यानी कि इसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सॉल्वेंट अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से अपने खुद की लो कंसंट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं सॉल्वेंट लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। पानी निकल कर कहाँ आएगा, सॉल्वेंट निकल कर बाहर आ जाएगा, जिसके रिजल्ट से कुछ टाइम बाद में ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर बहुत टाइम तक सेल ऐसे ही रहेगी और उसके अंदर पानी नहीं रहा तो उसकी डेथ भी हो जाएगी, और इस प्रोसेस को आप प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीवद्रव्य कुंचन भी बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मोलाइसिस ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पानी निकलकर बाहर आया है, इसीलिए आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसे आप एक्सो ऑस्मोसिस बोलेंगे। एग्जिट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल और एग्जिट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल। तो आज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। हम ऑस्मोसिस को पढ़ते उससे पहले हमने आपको परमेबिलिटी को बताया, फिर ऑस्मोसिस क्या है हमने आपको ये बताया, फिर हमने आपको ये बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया, आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते, इसके लिए हमने आपको वॉन हॉफ का रूल बताया, और उसके बाद में हमने आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताया जिसके बेसिस पर सॉल्वेंट अंदर जा रहा है सेल के या बाहर आ रहा है, यानी कि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है या एक्सोऑस्मोसिस, वो हमने आपको समझाया। आई होप आपको आज का ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मोलाइसिस को। थैंक यू।